हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके लिए जो नया पॉइंट लेकर आया हूं वो है डीसी जनरेटर के पार्ट्स। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? डीसी जनरेटर के पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ द डीसी जनरेटर। लेकिन दोस्तों, आपको मैंने कल जो चैप्टर पढ़ाया था वो था डीसी जनरेटर, उसके कार्य सिद्धांत के बारे में बताया था। और कार्य सिद्धांत रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नए नए कंपटीशन लेवल के, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा दिया। अब कार्य सिद्धांत के बाद में जो आगे का पॉइंट आता है ना दोस्तों, उस पॉइंट को बोलते हैं डीसी जनरेटर के पार्ट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? डीसी जनरेटर के पार्ट्स। अब काफी लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप रेगुलर क्लास लोगे, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अब मैं डीसी जनरेटर के चैप्टर की पॉइंट बाय पॉइंट, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपकी रेगुलर क्लास लूंगा। आप तैयार रहें, नोट्सों को बनाएं। और प्लीज एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, अपने दोस्तों से बोलें, अपने टेक्निकल ग्रुप होते हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो पॉइंट चालू करने जा रहा हूं उस पॉइंट का नाम है पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर के पार्ट्स। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, पूरा समझना। जहां तक कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं उनको सभी को मैं बोर्ड पर ही क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो आप बताओ यारो कि डीसी जनरेटर में जो सबसे पहले जो पार्ट्स दिखाई देता है ना, उसे कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं दोस्तों? बॉडी। तो दोस्तों, ये जो बाहरी आवरण होता है ना, इसे बाहरी आवरण, फ्रेम, क्या दोस्तों? फ्रेम, बाहरी आवरण या योक या बॉडी कहा जाता है दोस्तों। जो ये जो नया पॉइंट है ना, जो पहला पॉइंट है, इसके बारे में देखना दोस्तों। ये होता है योक। क्या होता है दोस्तों? योक। अच्छे से पढ़ना। क्या होता है दोस्तों? योक। ये मशीन की योक होती है। अब याद रखना दोस्तों, जो मशीन की बॉडी यानी कि जो योक होता है ना, वो मुख्य रूप से, कैसे रूप से? मुख्य रूप से कास्ट आयरन। क्या दोस्तों? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। क्या दोस्तों? कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो मशीन की योक है ना दोस्तों, जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है दोस्तों। अब याद रखना आप लोग, जो मेन पॉइंट है इसका वो है कि छोटी मशीन की बॉडी, जो छोटी मशीन होती है ना दोस्तों, कौन सी मशीन? छोटी मशीन। जो छोटी मशीन होती है ना, इसकी जो बॉडी होती है वो दोस्तों कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? कास्ट आयरन की। तो याद रखना मेरे दोस्तों, जो छोटी मशीन की बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। और जो बड़ी मशीन की बॉडी होती है दोस्तों, कैसी? बड़ी मशीन। जो बड़ी मशीन की बॉडी होती है ना, बड़ी मशीन की बॉडी, कितने अच्छे हैं आप? देखिएगा दोस्तों, बड़ी मशीन की जो बॉडी होती है ना, यह मुख्य रूप से कास्ट स्टील की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है दोस्तों? कास्ट स्टील की। अब देखो दोस्तों आप कि मशीन की जो बॉडी होती है इसे योक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? योक, जो कि कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। बड़ी मशीन की, छोटी मशीन की बॉडी को किसका बनाते हैं दोस्तों? कास्ट आयरन का। और बड़ी मशीन की बॉडी को किसका बनाओगे? कास्ट स्टील का। यानी कि छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की और बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब क्यों भाई ऐसा क्या होता है? तो मैं बताता हूं
कास्ट आयरन की अपेक्षा कास्ट स्टील की चुंबकशीलता अधिक होती है। और जब बड़ी मशीन होती है तो मशीन बड़ी होने के कारण उसमें वजन भी अधिक होता है। तो क्या होता है, जब कास्ट आयरन की अपेक्षा कास्ट स्टील की चुंबकशीलता अधिक होती है तो चुंबकशीलता अधिक होने के कारण मशीन का वजन कम हो जाता है। मशीन का क्या कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है। इसलिए बड़ी मशीन की बॉडी को हमेशा किसका बनाओगे दोस्तों, कास्ट स्टील का। ये मोस्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में भी आ चुका है कि बताओ बड़ी डीसी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है। तो बड़ी डीसी मशीन की बॉडी है ना दोस्तों, वो किसकी बनेगी, कास्ट स्टील की। और छोटी किसकी बनेगी, कास्ट आयरन की। यहां तक कंप्लीट हो गया ना। अब देखो, अब जो पॉइंट है ना इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट नेक्स्ट है वर्क। वर्क यानी दोस्तों कार्य। इसका कार्य क्या होता है तो आपको भी पता है दोस्तों कि बताओ चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, देखो एन एस एन एस, ये चुंबक के ध्रुव है ना सब। ये बताओ बोल्टों की सहायता से बॉडी से कसे होते हैं, किससे कसे हैं होते हैं दोस्तों, बॉडी से। अच्छे से देखो आपको सब दिखाई दे रहा है कि बताओ चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो बोल्टों की सहायता से बॉडी से कस दिए जाते हैं। इसके लिए इसका मतलब हुआ जो पहला इसका जो कार्य होता है ना, जो ध्रुवों को आधार प्रदान करना, ध्रुवों को क्या प्रदान करना, आधार प्रदान करना। बोलो सही है ना, ध्रुवों को आधार प्रदान करना पहला क्या कार्य हो गया दोस्तों, ध्रुवों को आधार प्रदान करना। और इस बॉडी का जो दूसरा कार्य है, आपको पता है कि मशीन की पूरी बॉडी है ना, मशीन की जो पूरी बॉडी है, ये मशीन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना, मशीन के अंदर के पार्ट्स होते हैं, उनकी बाहरी क्षति से सुरक्षा करती है। सही है ना दोस्तों, जो बाहरी क्षति होती है उससे मशीन के जो अंदर के पार्ट्स हैं ना, उनकी सबकी ये जो अंदर के पार्ट्स है, ये पूरी बॉडी इनकी क्या करेगी दोस्तों, सुरक्षा करती है। तो इसका दूसरा काम हो गया मशीन के, किसके दोस्तों, मशीन के जो आंतरिक पार्ट्स होते हैं। मशीन के कौन से पार्ट्स होते हैं, आंतरिक पार्ट्स होते हैं, उनकी यह क्या करती है, सुरक्षा। क्या करती है दोस्तों, सुरक्षा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्या करती है दोस्तों, सुरक्षा। और जो तीसरा जो मेन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लगाना आपको, वेरी वेरी मोस्ट, यही क्वेश्चन पेपर के एग्जाम में आता है। हमेशा यही पूछा जाता है कि मशीन की जो बॉडी होती है ना, इसका क्या कार्य होता है। तो मैं बता दूं, आपको पता है ना कि यह क्या काम करती है, अधिकतम। क्या दोस्तों, अधिकतम। अभी समझाऊंगा, पहले बता रहा हूं मैं। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, क्या दोस्तों, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए, सब कुछ समझ में आएगा। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न, क्या दोस्तों, निम्न, क्या दोस्तों, निम्न रिलैक्टेंस, इसको नोट करना है, निम्न रिलैक्टेंस। क्या दोस्तों, निम्न रिलैक्टेंस। और रिलैक्टेंस को बोलते हैं दोस्तों प्रतिष्ठिम्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठिम्ब या प्रतिरोध, सॉरी, प्रतिष्ठिम्ब या प्रतियास। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतियास या अनिच्छा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनिच्छा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनिच्छा। अब याद रखना कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न रिलैक्टेंस यानी कि प्रतिष्ठिम्ब, प्रतियास, अनिच्छा, क्या दोस्तों, अनिच्छा का मार्ग प्रदान करती है, का क्या प्रदान करती है, मार्ग
प्रदान करती है। सही है ना दोस्तों, क्या प्रदान करती है? का मार्ग प्रदान करती है। अब दोस्तों आप अच्छे से पढ़ो दोस्तों, देखो आपके सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए, यही मोस्ट पॉइंट है, इसी को बताऊंगा कि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए निम्न रिलेक्टेंस का पथ प्रदान करना, यानी कि मार्ग प्रदान करना। अब देखो दोस्तों जो नया पॉइंट आता है ना दोस्तों, वो आता है रिलेक्टेंस। क्या आता है दोस्तों? रिलेक्टेंस। ये रिलेक्टेंस क्या चीज होती है? अब बताओ, आपको सबको पता है दोस्तों, एक होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो करंट का विरोध करता है, जो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है ना कि एक रबड़ होता है, रबड़ के अंदर कोई करंट आ सकती है क्या? नहीं आएगी ना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये एक वायर है, अब ये तार है ना, इसके ऊपर इंसुलेशन लग रहा है। अब बताओ इसके अंदर जो तांबे का तार है ना, उसमें तो करंट आ जाएगी, परंतु इस रबड़ के अंदर करंट क्यों नहीं आ रही है? क्या कारण है कि इसमें करंट नहीं आ रही है? इसका मुख्य कारण है कि रबड़ के अंदर जो गुण है, जो करंट को ऊपर नहीं आने दे रहा है, उसका नाम होता है प्रतिरोध। क्या नाम होता है दोस्तों? प्रतिरोध। तो जो करंट का विरोध करता है, जो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में ये काम आएगा, विद्युत परिपथ में। और चुंबकीय परिपथ में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, चुंबकीय बल रेखाओं का जो विरोध करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है उसे रिलेक्टेंस कहते हैं, प्रतिष्ठम। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है कि बताओ चुंबकीय बल रेखाओं का कौन सी युक्ति होती है जो विरोध करती है दोस्तों। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो युक्ति विरोध करती है ना दोस्तों, उसे बोलते हैं रिलेक्टेंस। तो देखो करंट का विरोध कौन करेगा? प्रतिरोध। और चुंबकीय बल रेखाओं का कौन विरोध करेगा? रिलेक्टेंस। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बताओ जिस प्रकार विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है? तो उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में क्या होता है दोस्तों? रिलेक्टेंस, यानी कि प्रतिष्ठम्भ। यह चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। और यह किसका विरोध करेगा? धारा का। अब बताओ कि मुझे आपको पता है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेगी दोस्तों, इधर से होती हुई एन से एस की तरफ। बोलो सही बात है कि नहीं दोस्तों? कैसे चलेगी दोस्तों? एन से एस की तरफ। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है ना, ये बॉडी के माध्यम से ऐसे गुजरती है। तो यार एक बात बताओ, जब ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, अगर यहां पर जो गुण हो गया, अगर रिलेक्टेंस का मान अधिक हो गया, यहां पर अगर रिलेक्टेंस बॉडी का ज्यादा हो गया, तो चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरेगी। सही बात है। क्यों? क्योंकि रिलेक्टेंस चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है। क्या करता है दोस्तों? विरोध। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जनरेटर हो, है एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, कोई सी भी मोटर हो, इनके अंदर हम चाहते हैं कि हमेशा चुंबक अधिक बनना चाहिए ताकि यह अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। अब आपको पता है कि जनरेटर के अंदर जितना चुंबकीय फ्लक्स बनेगा उतना ही वोल्टेज का उत्पादन होता है। अगर रिलेक्टेंस का मान ज्यादा हो गया तो चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरेगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरेगी तो जनरेटर के अंदर कम वोल्टेज का उत्पादन होता है। इसलिए हमेशा रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए। और आपको भी पता है, ये एक पॉइंट और यहां बताता हूं, ये ट्रांसफार्मर की कोर है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर की क्या है दोस्तों? कोर। अब आपको पता है इस पर भी बाइंडिंग लिपटी होती है दोस्तों। एक तो
तो होती है प्राइमरी बाइंडिंग और एक कौन सी होती है दोस्तों, सेकेंडरी बाइंडिंग। अब देखो दोस्तों, जब आप लोग इस बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं ना, तो इस बाइंडिंग में भी चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। बोलो सही है ना दोस्तों। जब तांबे की बाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं ना, तो यह भी चुंबक बन जाती है, यह चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो गई। अब बताओ, अगर इस कोर का रिलैक्टेंस ज्यादा हुआ, यानी कि प्रतिष्ठम ज्यादा हुआ, तो बताओ चुंबकीय बल रेखाएं कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सही है ना दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कम जाएगी, सेकेंडरी पर आउटपुट में वोल्टेज कम आ जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर की कोर का भी चुंबकीय रिलैक्टेंस यानी कि तुम्हारा प्रतिष्ठ हमेशा कम होना चाहिए। यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ गया था कि बताओ ट्रांसफार्मर की कोर में रिलैक्टेंस का मान, उसमें हिंदी लिख रही थी अनिच्छा, यानी कि ट्रांसफार्मर की कोर की रिलैक्टेंस यानी अनिच्छा क्या होनी चाहिए, उच्च या निम्न, निम्न, ताकि अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सके। ध्यान रखना, रिलैक्टेंस हमेशा चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। इसलिए दोस्तों, जो आपका नया पॉइंट है ना, जो मैंने पढ़ा रहा हूं, इसमें जो आपको नया पॉइंट के बारे में बताऊंगा, उसको तो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। तो इसमें पहले आप देखो कि बताओ योक क्या होती है। योक जो मशीन की बॉडी होती है ना, वह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, छोटी मशीन की बॉडी को किसका बनाओगे, कास्ट आयरन का। बड़ी मशीन की बॉडी को किसका बनाओगे, कास्ट स्टील का। ये भी समझ में आ गया ना। अब देखो वर्क यानी कार्य क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों के लिए आधार प्रदान करना। दूसरा, मशीन के जितने भी अंदर के पार्ट्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना। और तीसरा, अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए, अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजारने के लिए रिलैक्टेंस का मान क्या करना है, निम्न करना है दोस्तों। रिलैक्टेंस क्या करनी है, निम्न, यानी प्रतिष्ठम का मान निम्न करना। अब दोस्तों, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था कि बताओ डीसी जनरेटर में कौन सी युक्ति चुंबक के ध्रुवों का, चुंबक के ध्रुवों का, चुंबक के ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स का पथ पूरा करती है। चुंबक के ध्रुवों का यह चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, इसका पथ पूरा करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलती हैं, यहां से स्पर्श होती हुई, समझ रहे हैं ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं का जो पथ पूरा करेगी चुंबकीय ध्रुवों के लिए, इसका मतलब चौथा कार्य हो गया दोस्तों, चुंबकीय ध्रुवों के लिए, चुंबकीय ध्रुवों के लिए चुंबकीय फ्लक्स का, किसका दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का, किसका दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का पथ पूरा करना, पथ पूरा करना। क्या पूरा करना दोस्तों, पथ पूरा करना। अब देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये यूपी बिजली बोर्ड में आया था। कौन सी युक्ति चुंबकीय ध्रुवों के लिए चुंबकीय फ्लक्स का पथ पूरा करती है, तो बोलो दोस्तों कौन पूरा करेगी, योक। योक मीन्स क्या होता है, मशीन की बॉडी। बताओ यहां तक समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊं मैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अगला जो पॉइंट होता है इसका, ये होते हैं, देखो सबसे पहले तो बॉडी होती है। सबसे पहले क्या होती है दोस्तों, बॉडी। इसके बाद में अब इस बॉडी को खोलें हम लोग तो हमें दिखाई देते हैं चुंबक के ध्रुव। क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, चुंबक के ध्रुव। इन्हें मैग्नेटिक पोल भी कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा पार्ट्स होता है ना, वो होता है मैग्नेटिक। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक मैन पोल, यानी कि मैग्नेटिक मैन पोल। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक मैन पोल, यानी कि चुंबक के मैन ध्रुव। चुंबक के कौन से ध्रुव है दोस्तों, मैन ध्रुव। ये चुंबक के मैन ध्रुव होते हैं दोस्तों, चुंबकीय मैन ध्रुव, यानी कि मुख्य ध्रुव, चुंबकीय मुख्य ध्रुव। सही है ना दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों, चुंबकीय मुख्य ध्रुव। अब बात आती है समझने वाली, क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, चुंबक के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं। यह भी मुख्य रूप से ध्यान रखना दोस्तों, कास्ट आयरन,
क्या दोस्तों, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। यहाँ तक देखो दोस्तों, जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, ये चुंबक के जो ध्रुव होते हैं यह मुख्य रूप से कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट नहीं है। अब इसका मैं बेस क्लियर करूँगा कि किस किस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कहाँ गाड़ी अटकेगी, क्या चक्कर है। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं ऊपर आगे मिटाकर दूसरा पॉइंट आपको बता सकूं। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना आपने सबने। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जो पॉइंट होता है ना वो होता है मैग्नेटिक पोल। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक पोल। इन्हें बोला जाता है चुंबकीय ध्रुव। क्या बोला जाता है दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव। अब देखो दोस्तों, अब बात आती है चुंबक के ध्रुवों की। अब चुंबक के ध्रुव क्या हो रहे हैं, चुंबक के ध्रुव मेन रूप से कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, उसको याद रखना, आपके माइंड में सेट करता हूं। अब याद रखो दोस्तों, देखो इससे तो आप समझेंगे नहीं, इससे अच्छा बेटर समझेंगे। पहले इसको बता देता हूं मैं। देखो ये वाइंडिंग है, क्या है दोस्तों, वाइंडिंग। अब आपको एक बात बताऊं ना मैं कि कोई भी पार्ट्स है जिस पर बाइंडिंग लिपट रही है, जैसे कि आर्मेचर, आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर के ऊपर बाइंडिंग होती है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुवों पर बाइंडिंग होती है। आर्मेचर के खांचों में बाइंडिंग होती है। आप कोई सी मशीन देखना जिस पर बाइंडिंग होती है ना, वह पार्ट्स पत्तियों का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, पत्तियों का बना होता है। यानी कि उसको लेमिनेटेड किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, लेमिनेटेड किया जाता है। अब वो क्या चीज़ है, क्यों करते हैं, क्या कारण है, उसकी बात सुनो दोस्तों। एक होती है एडी करंट लॉस। पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कहानियों को मैं अलग से पॉइंट बनाऊंगा, जब देखना कैसा तुम्हारा बेस क्लियर करता हूं। तो देखो एडी करंट लॉस होती है। क्या होती है दोस्तों, एडी करंट लॉस होती है। इस लॉस को बोलते हैं दोस्तों वहमर धारा हानि। क्या बोलते हैं दोस्तों, वहमर धारा हानि। कौन सी हानि दोस्तों, भंवर धारा हानि। याद रखना, इस भंवर धारा हानि होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है ना, इसका दूसरा नाम, इसको बोलते हैं फाकाल्ट हानि। कौन सी हानि दोस्तों, फाकाल्ट हानि। याद रखना, भंवर धारा हानि का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, फाकाल्ट हानि। यह क्वेश्चन लोको पायलट 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ भंवर धारा हानि का दूसरा नाम क्या होता है। तो इस एडी करंट लॉस का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, फाकाल्ट हानि। क्या होता है दोस्तों, फाकाल्ट हानि। अब देखो दोस्तों, आप क्या चीज होती है, एडी करंट लॉस क्या होती है कि जब आप इस वाइंडिंग को सप्लाई देते हो ना, तो इस वाइंडिंग में जो करंट है वह करंट मशीन की कोर में भी जाती है। ट्रांसफार्मर की किस में जाएगी, कोर में। जब करंट ट्रांसफार्मर की कोर में जाती है ना, तो कोर गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण जो कोर के ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट हो जाते हैं, गर्म होने के कारण कोर के ऊष्मा के रूप में जो गुण नष्ट हो जाते हैं, उसे भंवर धारा हानि कहा जाता है। यानी कि एडी करंट लॉस। एक बात वापस सुनो कि जब वाइंडिंग में करंट जाएगी तो कोर में करंट जाती है। जब कोर में करंट जाती है ना, तो कोर गर्म हो जाएगी, और जब कोर गर्म होती है तो ऊष्मा के रूप में इस जो कोर के जो गुण नष्ट हो जाते हैं उसे एडी करंट लॉस कहा जाता है। इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए याद रखना, कोर को पटलित बनाया जाता है। कोर को क्या बनाओगे दोस्तों, पटलित, यानी कि पत्तियों का बनाया जाता है। और जो चीज पत्तियों की होती है ना, पत्ती हो जाती है, इसकी मोटाई को घटा दिया जाता है, तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। इसके प्रतिरोध
प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। जब इसकी कोर की जो पत्ती की बना दोगे कोर को आप, तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसमें करंट कम जाएगी, और जब इसमें करंट कम जाएगी तो बताओ उसमें हानि कम होएगी कि नहीं होएगी। समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना दोस्तों, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको हमेशा क्या किया जाता है, कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, पटलित। और इन पटलित की मोटाई होती है दोस्तों 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है दोस्तों। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इन पटलों की मोटाई होती है दोस्तों 0.35 mm से 0. क्या होती है दोस्तों, 5 mm होती है। अब एक दूसरी हानि और होती है दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि। इनको मैं केवल आपको ज्ञान दे रहा हूं, इनको बाद में पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर के आगे पॉइंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन इनकी नॉलेज देना जरूरी है। तो बताओ दोस्तों, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हमेशा कोर को क्या करते हैं दोस्तों, पटलित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, पटलित। क्या करते हैं दोस्तों, पटलित। इन पटलित की मोटाई कितनी होती है दोस्तों, 0.35 से 0.5 mm। एक होती है दोस्तों हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी हानि, हिस्टेरेसिस हानि। अब हिस्टेरेसिस हानि क्या चीज़ है, देखो कि जब इस मशीन के कोर में एसी धारा का प्रवाहित होती है, एसी धारा प्रवाहित होती है ना, तो एसी धारा कैसे चलती है दोस्तों, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक चलती है। तो जब इस कोर के अंदर एसी धारा प्रवाहित होती है तो कोर कभी तो चुंबकित और कभी विचुंबकित, कोर के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है, कोर के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट होती है, उसे हिस्टेरेसिस हानि कहा जाता है दोस्तों। कौन सी हानि बोलोगे दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि। अब इस हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इन कोरों में हमेशा 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है दोस्तों। कितने परसेंट दोस्तों, 4% क्या मिलाई जाती है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है पेपर में, राजस्थान लाइनमैन में, डीएमआरसी में, सब में क्वेश्चन आ चुका है। बताओ मशीन के अंदर हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए कितने परसेंट सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है, 4%। समझ गए। सिलिकॉन स्टील क्यों, क्योंकि इसकी चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। जब चुंबकशीलता सबसे अधिक होगी तो यह कोर बार बार विचुंबक नहीं बन पाती है। समझ रहे हैं ना आप। तो हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को क्या बनाते हैं दोस्तों, पटलित। और पटलों की मोटाई दोस्तों 0.35 mm से 0.5 mm होती है दोस्तों। और आगे पॉइंट जब हानि का आएगा ना, तो मैं आपको हानि अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब अपनी आगे पॉइंट को चलते हैं, जो पॉइंट चल रहा था अपना। तो जो नेक्स्ट पॉइंट चल रहा था ना अपना, वो चल रहा था दोस्तों मैग्नेटिक पोल। क्या चल रहा था दोस्तों, मैग्नेटिक पोल। अब देखो आप लोग, मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, तो देखो अब यह मुख्य रूप से चुंबक के ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं दोस्तों, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। बोलो यहां तक कंप्लीट हो गया ना दोस्तों। अब देखो इसका कार्य देखो दोस्तों, कार्य क्या दोस्तों, कार्य देखो। आपको पता है कि इन चुंबक के ध्रुवों पर भी वाइंडिंग होती है। चुंबक के ध्रुवों पर क्या होगी दोस्तों, वाइंडिंग। तो चुंबक के ध्रुवों पर ये जो वाइंडिंग होती है ना, ये जो वाइंडिंग होती है, इसे फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। कौन सी दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। तो याद रखना मेरे दोस्तों कि जनरेटर के जो ध्रुव होते हैं ना, इन पर कौन सी वाइंडिंग लिपटी होती है, फील्ड वाइंडिंग। इसका मतलब इनका पहला कार्य हो गया दोस्तों फील्ड वाइंडिंग को, किसको दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। फील्ड वाइंडिंग को क्या प्रदान करेगी दोस्तों, ये आधार प्रदान करना। क्या प्रदान करेगी दोस्तों, ये आधार प्रदान करना। समझ में आ रहा है ना कि फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। दूसरा आपका बताया ना, मैंने आपको भी बताया ना कि अधिक चुंबक बनाने के लिए रिलक्टेंस का मान हमेशा कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि
क्योंकि रिलेक्टेंस चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है। अगर प्रतिष्ठिम्ब अगर ज्यादा हो गया तो चुंबक के ध्रुव में कम चुंबक बनेगा। अगर कम चुंबक बनेगा तो जनरेटर कम वोल्टेज बनाएगी। इसलिए हमेशा रिलेक्टेंस का मान क्या होना चाहिए? कम। तो अधिक चुंबक बनाने के लिए इनके रिलेक्टेंस का मान भी क्या होना चाहिए? कम। इसका मतलब चुंबक के ध्रुवों का रिलेक्टेंस भी क्या होना चाहिए दोस्तों? कम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दोस्तों, अब बताओ इसका जो पहला नोट है ना, चुंबक के ध्रुवों का जो पहला नोट है, अब याद रखना आप लोग, ये जो मेन बात है, अब तुमसे पूछेगा बताओ चुंबक के ध्रुव, तो बताना। देखो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। बताओ चुंबक के ध्रुवों पर बाइंडिंग है ना? इसका मतलब जब चुंबक के ध्रुवों पर वाइंडिंग है तो इसमें करंट जाएगी। चुंबक के ध्रुवों में भी करंट जाएगी फील्ड वाइंडिंग की। जब इसमें करंट जाएगी तो इसमें दो प्रकार की हानि जरूर होगी, एक तो एडी करंट लॉस और एक हिस्टेरेसिस लॉस। इसका मतलब एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, सही बात है ना दोस्तों, एडी करंट कौन सी दोस्तों? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको जो ध्रुव होते हैं इनको क्या बनाया जाएगा दोस्तों? पटलित। क्या बनाया जाएगा दोस्तों? पटलित। और इन पटलों की मोटाई 0.35 से कितनी होती है दोस्तों? 0.5 mm। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों। 0.35 mm से कितनी होती है दोस्तों? 0.5 mm। कितनी होती है दोस्तों? 0.5 mm। तथा हिस्टेरेसिस हानि, कौन सी हानि दोस्तों? हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, पहले एक बार देख लो, हानि को कम करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? कम करने के लिए, कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाएंगे ना दोस्तों। कितने परसेंट दोस्तों? 4%। क्या मिलाई जाती है मेरे दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। क्या मिलाई जाती है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो, अब आपसे पूछेगा बताओ चुंबक के ध्रुव होते हैं ना, पटलित क्यों बनाए जाते हैं? पटलित कौन सी लॉस को कम करने के लिए? एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इनको पटलित बनाया जाता है, यानी कि लेमिनेटेड। अब पटलों की मोटाई 0.35 से कितनी होती है जी? 0.35 mm से 0.5 mm। एंड हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इनमें कितने परसेंट सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है? 4%। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला नोट है इसका जो मैन है, याद रखना डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम ध्रुव की संख्या, किसकी संख्या दोस्तों? अधिकतम पोल की संख्या, अधिकतम ध्रुव की संख्या 8 होती है। अधिकतम ध्रुव की संख्या दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? 8। कितनी होती है दोस्तों? 8। डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? कितनी होती है दोस्तों? 8। एंड इसके अंदर न्यूनतम ध्रुव की संख्या, न्यूनतम ध्रुव की संख्या दोस्तों, न्यूनतम ध्रुव की संख्या, न्यूनतम ध्रुव की संख्या, कम से कम ध्रुव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों? 2। आपको पता है ना कि देखो इसको हटा दो यहां से, सही है ना, एक इसको हटा दो, सही है ना, तो न्यूनतम एक ध्रुव से काम चल जाएगा क्या? नहीं। वोल्टेज कैसे बनेगी सर्किट पूरा करने के लिए? तो हमेशा न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 2। और अधिकतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 8। लेकिन मेन पॉइंट जो पेपर में पूछा जाता है, अगर आपसे आ जाए सामान्यतः, अगर आपसे पूछ ले सामान्यतः न्यूनतम ध्रुव की संख्या, अगर आपसे पूछ ले कि सामान्यतः न्यूनतम कैसी दोस्तों? न्यूनतम ध्रुव की संख्या अगर आपसे पूछ ले, सामान्यतः न्यूनतम ध्रुव की संख्या, ये मैन है दोस्तों, न्यूनतम ध्रुव की संख्या 4 होती है। ध्यान रखना दोस्तों, सामान्यतः कंडीशन में हम चाहते हैं कि इस जनरेटर के अंदर वोल्टेज अधिक बने, इसलिए मेरे दोस्तों
अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया है सामान्यतः, क्या लिखा गया है दोस्तों? सामान्यतः, तो याद रखना मेरे दोस्तों, सामान्यतः न्यूनतम ध्रुव की संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4। ये मेन कंपटीशन का क्वेश्चन है और यूपी बिजली बोर्ड के टेक्नीशियन 2 के पेपर में भी आ चुका है कि सामान्यतः न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है। तो सामान्यतः कितनी होती है? 4। और अगर पूछ ले आपसे सामान्यतः नहीं दे और अगर पूछे न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी, तो न्यूनतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 2। और अधिकतम ध्रुव की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगला अगर क्वेश्चन आपसे ये हो गया ना, आपके समझ में आ गया ना। अब इससे 2 क्वेश्चन रिलेटिव करा देता हूं मैं। तो देखो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर में चुंबकीय ध्रुव यानी कि मुख्य पोल किसके बने होते हैं? मुख्य पोल किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन अगर आ जाए, बने होते हैं। बोलो सही है ना दोस्तों? डीसी जनरेटर में मुख्य पोल किसके बने होते हैं? तो देखो, मुख्य पोल, मेन पोल होते हैं कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के। अगर आपके पास में ऑप्शन हो दोस्तों, ऐसे ऑप्शन है, तो देखो पहला ऑप्शन है दोस्तों कास्ट आयरन। क्या है दोस्तों? कास्ट आयरन। क्या है दोस्तों? कास्ट आयरन। इसका बी ऑप्शन है देखो दोस्तों तांबा। बी क्या है दोस्तों? तांबा। सी देखो दोस्तों, सी में है दोस्तों चांदी। सी में क्या है दोस्तों? चांदी। और डी में है दोस्तों अभ्रक। क्या है दोस्तों? अभ्रक। तो आपको पता है ना, डीसी जनरेटर के मुख्य पोल किसके बने होंगे? कास्ट आयरन के। किसके बने होंगे दोस्तों? कास्ट आयरन के। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन दूसरा आए, ऑप्शन अगर चेंज होकर आए आपके पास में कि बताओ डीसी जनरेटर के मुख्य पोल किसके बने होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। क्या है दोस्तों? कास्ट आयरन। और बी में दोस्तों देखो, बी में सिलिकॉन स्टील। बी में क्या है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। क्या है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। सी में देखो दोस्तों, सी में चांदी। और डी में देखो दोस्तों, डी में तांबा। डी में क्या है दोस्तों? तांबा। अब देखो, अब ये ऑप्शन लड़के यहीं तो कंपटीशन होता है ना, यहाँ लड़के कंफ्यूज होते हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक लड़का जो पढ़ता है उसका बेस क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर ऑप्शन अगर चेंज हो जाए तो लड़का क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो एक बात बताओ, देखो यहाँ तो कास्ट आयरन है, लेकिन यहाँ पर कास्ट आयरन भी है और सिलिकॉन स्टील भी है। तो देखो कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील, लेकिन वेटर जो पदार्थ होगा, स्टेम जो वेटर पदार्थ है, वो आप क्या लोगे? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्यों ले रहे भाई? सिलिकॉन स्टील लेने से हमें एक बेनिफिट भी हो रहा है, और वो बेनिफिट क्या है दोस्तों? वो मेरा बेनिफिट है हिस्टेरेसिस हानि को कम करना। क्या बेनिफिट है दोस्तों? हिस्टेरेसिस हानि को कम करना। तो सिलिकॉन स्टील लेने पर हमारी हिस्टेरेसिस हानि भी मशीन के अंदर कम हो जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या मानोगे दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। समझ में आ गया ना दोस्तों? क्या मानोगे दोस्तों? सिलिकॉन स्टील। अब बताओ दोस्तों, देखो सबसे पहले मैंने आपको यौग पढ़ाई यानी कि बॉडी के बाद में मैंने पढ़ाया आपको चुंबक के ध्रुव। क्या पढ़ाए दोस्तों? चुंबक के ध्रुव। फिर मैंने बताया चुंबक के ध्रुव किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों? देखो काम देखो दोस्तों कि फील्ड वाइंडिंग इन चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। फील्ड वाइंडिंग को क्या प्रदान करना? आधार प्रदान करना। बताया ना दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग को क्या प्रदान करना? आधार प्रदान करना। दूसरा काम, इन चुंबक के ध्रुवों में अधिक चुंबक बनाने के लिए रिलक्टेंस का मान हमेशा कम होना चाहिए। समझ में आया ना दोस्तों? अब बताओ एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इन्हें क्या बनाया जाएगा? पटलित। और पटलों की मोटाई 0.35 से 0.5 mm होती है। और दोस्तों हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है।
सही है ना दोस्तों। 4% क्या मिलाओगे, सिलिकॉन स्टील। अब देखो अधिकतम ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, 8, और न्यूनतम ध्रुवों की संख्या 4। लेकिन जो मेन पॉइंट है दोस्तों, जो इसका मेन है ना, अगर क्वेश्चन में सामान्यतः लिखा जाए, क्या आ जाए दोस्तों, सामान्यतः, तो सामान्यतः न्यूनतम ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है दोस्तों, 4। अब देखो डीसी जनरेटर में मुख्य पोल किसके बने होते हैं, है ना दोस्तों, डीसी जनरेटर में मुख्य पोल किसके बने होते हैं, तो मुख्य पोल किसके बने होंगे, कास्ट आयरन के। क्यों, क्योंकि इसमें सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में नहीं है। अगर इसमें देखो कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील, तो वेटर पदार्थ होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सिलिकॉन स्टील पर प्रयोग लेने से कौन सी हानि कम हो रही है दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि। कौन सी दोस्तों, हिस्टेरेसिस हानि। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, 2 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए। तीसरा पॉइंट पे आ जाऊं फिर मैं इसको, तो देखो दोस्तों जो तीसरा जो पॉइंट है ना, जो तीसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी देखो दोस्तों। जो इसका तीसरा पॉइंट है, अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज समझाऊंगा आपको। जो इसका तीसरा पॉइंट है ना, वो अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज क्लियर करेंगे आपकी कि तीसरा पॉइंट होता क्या है। जो तीसरा पॉइंट है इसका, वो है तीसरा पॉइंट, आप देखो कि चुंबक के ध्रुवों पर, किस पर बेटा, चुंबक के ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है ना, क्या लिपटी होती है, वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। चुंबक के ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है, कौन सी दोस्तों, वाइंडिंग लिपटी होती है, इसे कौन सी वाइंडिंग बोलोगे दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। अच्छे से देखो दोस्तों, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। इसे बोला जाता है क्षेत्र कुंडलन। क्या बोलोगे दोस्तों, क्षेत्र कुंडलन। आराम से क्या बोलोगे दोस्तों, क्षेत्र कुंडलन। क्या बोलोगे दोस्तों, क्षेत्र कुंडलन। अब देखो आप कि क्षेत्र कुंडलन होती क्या है। हाँ जी, आराम से देखो, थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या करें, बनानी पड़ेगी ना, आपके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो देखो आपसे पूछ रहा है फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंडिंग क्या है, याद रखना, यह मुख्य रूप से चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है। यह कहाँ पर लिपटेगी, चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है। कहाँ पर लिपटेगी दोस्तों, चुंबक के ध्रुवों पर लिपटी होती है। तो देखो यह वाइंडिंग मुख्य रूप से चुंबक के ध्रुवों पर स्थापित होती है। चुंबकीय ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुव पर, चुंबकीय ध्रुव पर स्थापित होती है। सही है ना दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव पर स्थापित होती है। बोलो यहाँ तक आ गया ना। तो आपसे पूछ भी लिया कई बार क्वेश्चन इसने कंपटीशन के पेपर में, बताओ मेन ध्रुवों पर जो वाइंडिंग लिपटी होती है ना, चुंबकीय ध्रुव पर, वो कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। अब याद रखना, यह वाइंडिंग होती है ना, विद्युत रोधी तांबे के तारों की बनी होती है। ये भी मोस्ट है दोस्तों, यह विद्युत रोधी, कैसे रोधी दोस्तों, विद्युत रोधी ताम्र तार की बनी होती है। सही है दोस्तों, बताओ किसकी बनेगी, विद्युत रोधी ताम्र तार की बनी होती है। सही है ना दोस्तों, विद्युत रोधी ताम्र तार की बनी होती है। बोलो समझ में आ रहा है ना दोस्तों, यह बाइंडिंग किसकी बनी होती है दोस्तों, विद्युत रोधी ताम्र तार की बनी होती है। अब देखो दोस्तों, आपको पता है ना कि क्या काम होता है, जब इस फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में क्या जाएगी दोस्तों, करंट। जब इस फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगी तो इस करंट के कारण ये चुंबक के ध्रुव हैं, ये चुंबकित हो जाते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि फील्ड वाइंडिंग में करंट प्रवाहित करने पर यह चुंबक के ध्रुवों को चुंबकित कर देती है। इसका मतलब होता है फील्ड वाइंडिंग का क्या कार्य हुआ, फील्ड वाइंडिंग का क्या काम हुआ, फील्ड वाइंडिंग का कार्य हुआ है कि चुंबक के ध्रुवों को चुंबकित करना। चुंबक के ध्रुवों को क्या करना है, चुंबकित, यानी कि चुंबक के ध्रुवों को चुंबकित करना, यानी कि चुंबकीय ध्रुवों को
कार्य, इसका क्या है दोस्तों, कार्य। कार्य देखो आप लोग, इसका जो वर्क है यानी कि चुंबकीय ध्रुव, क्या है दोस्तों, चुंबकीय ध्रुव। देखो आराम से, चुंबकीय ध्रुव को चुंबकित करना। फील्ड वाइंडिंग का क्या काम है, चुंबकीय ध्रुवों को चुंबकित करना। अब देखो दोस्तों, चुंबकीय ध्रुवों को क्या करना है, चुंबकित करना। बोले यहाँ तक समझ में आ गया ना, चुंबक के ध्रुवों को क्या करना है दोस्तों, चुंबकित करना। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मोस्टली एक बार और बताऊंगा, बताओ फील्ड वाइंडिंग कौन सी होती है, जो चुंबक के मेन ध्रुवों पर लिपटी होती है, जो चुंबक के मुख्य ध्रुवों पर लिपटी होती है, उसे फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है दोस्तों। अब फील्ड वाइंडिंग कैसे तारों की, विद्युत रोधी तांबे के तारों की बनाई जाती है दोस्तों। कैसे तारों की बनाओगे इसको, विद्युत रोधी तांबे के तारों की बनाई जाती है। अब देखो, जब इस फील्ड वाइंडिंग में दोस्तों करंट जाएगी तो ये चुंबक के ध्रुव चुंबकित हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं, चुंबकित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, क्या हो जाते हैं, चुंबकित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, याद रखना, जो मेन जो इसका पॉइंट है याद रखो। देखो आप, मोस्ट है। अब एक होता है अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। देखिएगा एसएससी JN के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये क्या चीज है कि जब किसी लोहे का टुकड़ा होता है ना, क्या होता है, लोहे का टुकड़ा होता है। अब देखो, लोहे के टुकड़े यानी कि कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का चुंबक के ध्रुव हैं। अब आपको पता है कि जब इसमें करंट जाएगी तो ये चुंबक के ध्रुव चुंबक बन जाते हैं। लेकिन आपके पता नहीं समझ में आए क्या नहीं आए, मैं ऐसे बता देता हूँ। ये कोई लोहे का टुकड़ा है और इस पर वाइंडिंग लिपट रही है। क्या लिपट रही है दोस्तों, वाइंडिंग। अब देखो दोस्तों, जब इस वाइंडिंग में करंट जाएगी तो लोहे का टुकड़ा चुंबकित हो जाता है। सही है दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, चुंबकित। और जब इसको करंट अगर सप्लाई दोगे तो कुंडली चुंबकित बनेगी, तो कोर भी चुंबकित हो जाती है। अगर सप्लाई को हटा दिया जाता है, सप्लाई को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, हटा दिया जाता है, तो सप्लाई को हटाने के कारण इस ये कोर होती है ना, इसमें यह विचुंबक बन जाती है, परंतु इसमें कुछ गुण चुंबक के शेष रह जाते हैं। कुछ गुण किसके रह गए, चुंबक के शेष रह जाते हैं। इसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है दोस्तों। एक बार और देखो दोस्तों कि जब इस फील्ड वाइंडिंग में करंट दी जाती है तो कोर चुंबक बन जाती है, और जब इस फील्ड वाइंडिंग की करंट को हटा दिया जाता है तो यह विचुंबक हो जाता है। कैसे हो जाएगा, विचुंबक, परंतु इसके अंदर कुछ गुण चुंबक के शेष रह जाते हैं। कुछ गुण किसके शेष रह जाते हैं, चुंबक के शेष रह जाते हैं। इसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व। परंतु आप देखो, ऐसी स्थिति जनरेटर में भी होती है। जब चुंबक के ध्रुवों में करंट जाती है तो ये चुंबक बन जाते हैं, परंतु जब करंट को हटा दिया जाता है तो यह विचुंबक बन जाते हैं, परंतु इनके अंदर कुछ गुण चुंबक के शेष रह जाते हैं, उन्हें अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। अब बात क्या आती है, कई दिन हो जाते हैं, यानी कि साल 6 महीने हो गए हैं, साल 6 महीने तक आपने जनरेटर को प्रयोग नहीं लिया है। जब जनरेटर को प्रयोग नहीं लेते हैं तो चुंबक के ध्रुवों में दोस्तों ये अवशिष्ट चुंबकत्व था ना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त। धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो गया। अब दोस्तों, जब तक इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं आएगा, जब तक इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं आएगा तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाता है। तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व बनाने के लिए इस फील्ड वाइंडिंग को कुछ समय के लिए डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ गया कि जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो गया है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को, कौन सी बेटा, फील्ड वाइंडिंग को, किसको दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग को, अच्छे से देखो आप लोग,
फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। कौन सी सप्लाई प्रदान करोगे दोस्तों? डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। जब इसको डीसी सप्लाई दोगे तो चुंबक के ध्रुव चुंबकित हो जाते हैं और अपसित चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। अब याद रखना दोस्तों, ये भी सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है कि अपसित चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को जो डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है ना, इस क्रिया को नोट करना दोस्तों, सबसे मोस्ट, इस क्रिया को फ्लैशिंग का कार्य कहते हैं। इस क्रिया को किसका कार्य कहते हैं दोस्तों? फ्लैशिंग का कार्य कहते हैं। इस क्रिया को फ्लैशिंग का कार्य कहते हैं दोस्तों। यह भी मोस्ट है, याद रखना। इस क्रिया को कौन सा कार्य कहोगे? फ्लैशिंग का कार्य कहते हैं। इस क्रिया को कौन सा कार्य कहोगे? फ्लैशिंग का कार्य, याद रखना। यह भी एसएससी जेईएन के पेपर में आ चुका है कि अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। इस क्रिया को क्या बोलोगे दोस्तों? फ्लैशिंग का कार्य। अब बताओ, जैसे ये चुंबक बन जाता है तो इस फील्ड वाइंडिंग के कारण चुंबक के ध्रुव भी चुंबकित हो जाते हैं। तो इस फील्ड वाइंडिंग में जब आप करंट देते हो ना, तो फील्ड वाइंडिंग चुंबकित हो जाती है। फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाती है? चुंबकित। तो याद रखना दोस्तों, ये भी मोस्ट बनता है, यानी कि फील्ड फ्लक्स यानी कि फील्ड वाइंडिंग का जो फील्ड फ्लक्स है ना, इसके वितरण का आकार, याद रखना दोस्तों। फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, जो पूरे जनरेटर में प्रयोग होगा, उसका आकार, फील्ड फ्लक्स के वितरण का जो आकार होता है ना दोस्तों, क्या होता है? आकार जो होता है वो फ्लैट टॉप, कैंसर दोस्तों, फ्लैट टॉप मोस्ट बनता है दोस्तों। फ्लैट टॉप क्या है दोस्तों? फ्लैट टॉप यानी कि चपटा शीर्ष। क्या है दोस्तों? चपटा शीर्ष। क्या है दोस्तों? चपटा शीर्ष या समलंबाकार। कैसा दोस्तों? समलंबाकार प्रकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों? समलंबाकार यानी कि चपटा शीर्ष या समलंबाकार प्रकार का होता है। अब याद रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन भी राजस्थान बिजली विभाग 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और वो क्वेश्चन था कि फील्ड फ्लक्स के वितरण का आकार डीसी जनरेटर में कैसा होता है? फील्ड फ्लक्स के वितरण का आकार डीसी जनरेटर में कैसा होता है? तो वो आकार होता है फ्लैट टॉप यानी कि चपटा शीर्ष। अगर चपटा शीर्ष ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मिलने वाला है? समलंबाकार। कैसा होता है दोस्तों? समलंबाकार। बताओ, आपके फील्ड वाइंडिंग समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? समझ में आ गई ना दोस्तों? तो एक बार और दोस्तों, सबसे पहले क्या होती है? यॉक के बाद में चुंबक के ध्रुव होते हैं ना दोस्तों। चुंबक के ध्रुव के बाद में फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग दोस्तों? फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा सकूं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों से बोलो अपने दोस्तों को बताओ कि किस प्रकार की क्लास चल रही है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना। अब देखो, अगला पॉइंट होता है, जो तुम्हारा अगला पॉइंट है ना, जो अगला पॉइंट है उसको भी पढ़ा रहे हैं। आराम से देखो, एक एक चीज बताएंगे ना, आपके सारा कुछ समझ में आएगा। आप नोट्स बनाते चलो, आप चैप्टर को देखना किस प्रकार सेट करता हूं। अब देखो, अब बताना, आपको पता है। अब अच्छे से देखो, अगला जो पॉइंट है ना दोस्तों, वो है पोल शू। क्या है दोस्तों? पोल शू। देखो दोस्तों, अगला पॉइंट है ना पोल शू यानी कि ध्रुव शू। कौन सा पॉइंट है बेटा? ध्रुव शू। ये पॉइंट भी मोस्ट बनता है, ध्रुव शू क्या होते हैं? तो देखो, आपको पता है ना, ये चुंबक का ध्रुव N, ये चुंबक का ध्रुव S, ये चुंबक का ध्रुव N, ये चुंबक का ध्रुव S।
सही है ना। अब आपको भी पता है कि चुंबक के ध्रुवों का जो चुंबकीय फ्लक्स है ना वो आर्मेचर पे आएगा। किस पे आएगा दोस्तों? आर्मेचर पे आएगा। और जितना चुंबकीय फ्लक्स है ना दोस्तों आर्मेचर पे टकराएगा उतना ही जनरेटर के आर्मेचर में वोल्टेज का उत्पादन होता है। यानी कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस पे टकराएगी, इसका मतलब बल लगा रही है ना इस पे, ये जो जितना बल होगा उसे बोलते ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का, ये चुंबक के ध्रुवों की जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस आर्मेचर से टकराएगी ना, जितनी टकराएगी उतना ही इसके अंदर ईएमएफ का उत्पादन होता है। लेकिन एक बात बताओ आप लोग कि जब दोस्तों इस आर्मेचर को घुमाते हैं, इस आर्मेचर को क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, चुंबकीय फ्लक्स इधर उधर टकराएगा। हाँ, जब इधर उधर टकराएगा ना चुंबकीय फ्लक्स, तो कुछ तो इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा और कुछ इधर चल जाएगा। यानी कि इधर उधर भग जाता है, इधर उधर फैल जाता है। और इन सभी ध्रुवों का चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर पर समान रूप से नहीं आता है। क्यों आएगा भाई समान रूप से? कैसे आएगा बताओ तुम? गैप है ना, खाली स्थान है। यहां पर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इधर गई, इधर टकरा के इधर ही रह गई, इधर टकरा के इधर ही रह गई। तो कभी कहां तो कम और कहां ज्यादा कुछ असमान चुंबक आएगा आर्मेचर पे। बोलो सही बात है कि नहीं है? तो क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो चित्र को आराम से आप लोग देखो, खाली स्थान है ना, इसमें क्या है दोस्तों? खाली स्थान है ना। आराम से देखना चित्र को आप लोग, देखते चलना। अब देखो अब क्या होता है, आप देखो क्या होता है कि ये चुंबक के मेन ध्रुव होते हैं ना, इनके साथ में ये रहा, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, ये रहे देखो, ये रहे, ये रहा नीचे वाला। तो इनके साथ में देखो दोस्तों, इसके साथ में मैं क्या करता हूँ, इनके साथ के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ से ये पैक किया, ये पैक कर दिया। सही है ना। अब देखो दोस्तों, इसको भी पैक कर रहा हूँ मैं, इसको भी पैक कर देते हैं अपन लोग। ये लो, ये लो। सही है ना दोस्तों। अब देखो इसको भी ऐसे ही प्रकार लगेगा, चुंबक के ध्रुवसु होते हैं ना ये। अब देखो दोस्तों, अब एक बात बताओ, ये ध्रुवसु होते हैं, ध्रुवसु होते हैं, ध्यान रखना, मैं ध्रुवसु बताता हूं। देखो अब इनमें जो ध्रुवसु आपको बता रहा हूं वो ध्रुवसु देखो 1 2 3 4। तो मेन ध्रुवों का जो नीचे का भाग होता है ना उसे ध्रुवसु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ध्रुवसु। तो यह मेन ध्रुवों का नीचे का भाग होता है, यह मेन ध्रुवों के नीचे का भाग होता है दोस्तों। मेन ध्रुव के नीचे का भाग होता है। नीचे का क्या होता है बेटा? भाग होता है दोस्तों। यह मेन ध्रुवों के नीचे का भाग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? मेन ध्रुवों के नीचे का भाग होता है जो कि कास्ट आयरन, जो कि किसका बना होता है? कास्ट आयरन, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? देखो पोल्सू होते हैं ना, यह कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों, जो मेन है, मेन जो सब्जेक्ट है इसका, जो मेन है प्रॉब्लम्स आती है लड़कों को, तो एक बात बताओ दोस्तों, वर्क, मेन वर्क, कार्य, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम्स है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पोल्सू का क्या कार्य होता है। जब आप लोगों ने देखो दोस्तों पोल्सू नहीं लगा रखे थे तो स्थान खाली था, इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं इधर उधर जा रही थी। और जब तुमने पोल्सू लगा दिए थे ना, क्या लगा दिए दोस्तों? पोल्सू। अब देखो, अब मेरे को बताओ, आप लोग देखना अच्छे से, अब बताओ ये जब पोल्सू लगा दिए हैं आप लोगों ने, जब ये पोल्सू लगा दिए हैं तो बताओ अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या बाहर निकल सकती है क्या? नहीं। तो ये
पूरा जो चुंबकीय फ्लक्स है, जो ये ध्रुवों का जो चुंबकीय फ्लक्स है, पूरा ये समान रूप से आर्मेचर पर आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। क्यों? क्योंकि रास्ता तो बिल्कुल पैक कर दिया तुम लोगों ने, तो पूरा चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर पर समान रूप से आता है। इसका मतलब सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही होता है कि जनरेटर के अंदर समान चुंबकीय फ्लक्स का वितरण कौन करता है? समान, चारों तरफ से बंद कर दिया इसने पूरा सिस्टम, तो समान रूप से जो चुंबक आएगा ना उसे बोलते हैं पोलसू। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोलसू। तो याद रखना यह समान यानी कि समरूप, क्या दोस्तों? समरूप जो चुंबकीय फ्लक्स है, समरूप चुंबकीय फ्लक्स का जो वितरण करेगा ना, फ्लक्स का वितरण करेगा, वो कौन करेंगे दोस्तों? ध्यान रखना, पोलसू। कौन करेंगे दोस्तों? पोलसू। तो याद रखना, आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि पोलसू का क्या कार्य होता है, तो समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करना। दूसरा कार्य देखो दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। दूसरा कार्य देखो दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। नीचे से चौड़ा हो चुका है दोस्तों, ये फील्ड वाइंडिंग नीचे से चौड़ा हो गया, जिससे बताओ फील्ड वाइंडिंग इस पर टिकेगी कि नहीं टिकेगी? अरे इस पर टिकेगी ना दोस्तों। देखो यहां पर टिक रही है फील्ड वाइंडिंग, नीचे आके इस पर टिक जाएगी, नीचे से चौड़ा है ये। इसका मतलब दोस्तों इसका दूसरा काम हो गया फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। फील्ड वाइंडिंग को क्या प्रदान करेगी दोस्तों? आधार। यार एक बात बताओ कि नीचे से ये चौड़ा है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे आएगी तो क्या बाहर आ सकती है? क्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे से ये क्या है? चौड़ा है। इसलिए फील्ड वाइंडिंग को आधार प्रदान करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और समान चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करना, यानी कि समरूप चुंबकीय फ्लक्स का जो वितरण करती है ना युक्ति, वो कौन सी करती है? पोलसू। अब यार एक बात बताओ, जब इस बाइंडिंग जब यहाँ नीचे आएगी तो पोलसू में भी करंट आ रहा है, और मैंने बताई जो चीज में करंट आएगी वो चीज में दो प्रकार की हानि तो जरूर होगी, और वो एक होगी एडी करंट लॉस यानी भंबरदारा हानि, और एक होगी हिस्टैरिसीस हानि। तो पोलसू को भी याद रखना आप लोग, ध्रुवसू को भी एडी करंट कम करने के लिए, एडी करंट कम करने के लिए क्या बनाओगे दोस्तों? पटलित। क्या बनाओगे दोस्तों? पटलित। क्या बनाओगे दोस्तों? पटलित। एडी करंट दोष को दूर करने के लिए, एडी करंट लॉस को दूर करने के लिए, यानी एडी करंट जो हानि होती है ना उसको कम करने के लिए क्या बनाओगे इनको दोस्तों? पटलित बनाते हैं। एडी करंट लॉस होती है ना, इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए इन्हें क्या बनाया जाता है दोस्तों? पटलित बनाया जाता है। तथा हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए इनमें 4%, कितने परसेंट दोस्तों? 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। कितने परसेंट दोस्तों? 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। सही है ना दोस्तों? अब तुमसे पूछेगा बताओ पोलसू को क्या हमेशा पटलित किया जाता है या नहीं किया जाता? किया जाता है। क्यों? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग की करंट इसमें आएगी पोलसू में, तो करंट इस पोलसू में जब करंट आएगी तो इसमें कौन सी हानि होगी? एडी करंट लॉस। इसको कम करने के लिए इसको क्या बनाओगे? पटलित बनाओगे। और हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है। एंड इसका जो मेन एक क्वेश्चन और होता है, ध्यान रखना, इस पोलसू का क्षेत्रफल देखो, ये चौड़े होते हैं ना, ये भी चौड़ा है ना, ये मेन ध्रुव छोटा है, ये चौड़ा है, तो याद रखना मेन ध्रुव की अपेक्षा, यानी कि मेन पोल की अपेक्षा ध्रुवसू का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दोस्तों? ध्रुवसू का क्षेत्रफल, ध्रुवसू का क्षेत्रफल 2 गुना अधिक होता है। कितने अधिक होता है बेटा? 2 गुना होता है। पोलसू का क्षेत्रफल मेन ध्रुवों की अपेक्षा कितने गुना होता है? 2 गुना। ये भी मोस्ट है, ध्यान रखना दोस्तों, मेन ध्रुवों की अपेक्षा इस पोलसू का क्षेत्रफल है ना वो कितने गुना है? 2 गुना। एंड सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, राजस्थान लाइनमैन में भी आया, यूपी बिजली बोर्ड में भी आया, दिल्ली मेट्रो में भी आया,
कि बताओ इन पोल शू को किसकी सहायता से मेन ध्रुवों पर कसा जाता है। वो होता है दोस्तों, ध्यान रखना, काउंटर संक स्क्रू। कौन सा दोस्तों? काउंटर संक, काउंटर संक, काउंटर संक स्क्रू। क्या होता है दोस्तों? काउंटर संक स्क्रू, यानी कि प्रतिमज्ज पेच। क्या होता है दोस्तों? प्रतिमज्ज पेच। किसकी सहायता से दोस्तों? प्रतिमज्ज पेच की सहायता से इनको मेन ध्रुवों पर कस दिया जाता है दोस्तों। तो देखो पोल शू, पोल शू के बारे में एक और बात बता रहा हूं, वापस देखो एक बार और, कि पोल शू ये मेन ध्रुवों के नीचे का भाग होता है जो कि काउंटर संक स्क्रू की सहायता से मेन ध्रुवों पर कस दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, यह कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बनाए जाते हैं दोस्तों, कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका जो मोस्ट क्वेश्चन होता है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आता है, कि दोस्तों देखो जब ये लग गए चारों ओर से पूरा रास्ता बंद हो गया ना, ध्रुव शू का लगाते ही, जब ध्रुव शू लगा दिया आपने तो समान चुंबकीय फ्लैक्स यानी कि समरूप चुंबकीय फ्लैक्स आर्मेचर पर पड़ता है। इसका मतलब समरूप चुंबकीय फ्लैक्स प्रदान करना। समरूप चुंबकीय फ्लैक्स कौन प्रदान करता है दोस्तों? पोल शू सबसे मोस्ट है दोस्तों, नोट करना पड़ेगा आपको, दिमाग में नोट कर लो, माइंड में, कि बताओ बताओ बताओ, पोल शू यानी कि चुंबकीय फ्लैक्स, समरूप चुंबकीय फ्लैक्स कौन प्रदान करता है दोस्तों? पोल शू। और बताओ दोस्तों, देखो फील्ड बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग दोस्तों? फील्ड बाइंडिंग। देखो दोस्तों, फील्ड बाइंडिंग भी इस पर ही टिक रही है ना दोस्तों, तो फील्ड बाइंडिंग को आधार प्रदान करना। फील्ड बाइंडिंग को क्या प्रदान करेगी? आधार प्रदान करना दोस्तों। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए इन्हें पटलित बनाया जाता है दोस्तों। हिस्टेरेसिस हानि कम करने के लिए इसमें 4% सिलिकॉन स्टील मिलाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों देखो, मेन पोल की अपेक्षा, ये मेन पोल है छोटा, इसकी चौड़ाई अधिक है, तो मेन पोल की अपेक्षा ध्रुव शू का क्षेत्रफल 2 गुना अधिक होता है दोस्तों। और काउंटर संक स्क्रू की सहायता से इसको कस दिया जाता है। आज का पॉइंट देखो बेटा, मैंने जो दोस्तों जो पॉइंट पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ाई थी बॉडी कास्ट आयरन, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। छोटी मशीन की बॉडी को कास्ट आयरन का और बड़ी मशीन की बॉडी को कास्ट आयरन, कास्ट स्टील का बनाया जाता है। सही बात है कि नहीं? इसके बाद आते हैं मेन ध्रुव। क्या आते हैं दोस्तों? मेन ध्रुव। मेन ध्रुव के बाद में आती है फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग के बाद में आते हैं पोल शू। क्या आते हैं दोस्तों? पोल शू। समझ में आ गया? अगला जो पॉइंट आएंगे, इसके बाद में आएंगे आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग आएगी, आ गया कम्यूटेटर आएगा, कार्बन ब्रश आएगी, बेरिंग आएगी, हाँ शाफ्ट आएगी, है ना, एंड प्लेट आएगी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। आपको इसकी जो पार्ट्स है ना, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाएंगे दोस्तों? कल पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार सबसे वापस विनती करता हूं, यदि मेरा आपको पढ़ाई अच्छी लगी है, यदि मेरा पढ़ाई हुआ आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलें। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।